नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस बार ओएमआर बेस पर हो रहा है उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। दोस्तों, अभी तक हमने ओएमआर बेस पर कोई मास्टर वीडियो नहीं लाया था। आज मैं एक मास्टर वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपके यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 8 तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर करने का मेरा प्रयास है। तो आप सबसे निवेदन यह है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आपका पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न है वो ओएमआर बेस है, यानी कि एमसीक्यू प्रकार का है, जिसमें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का इसमें पेपर स्टार्ट है। और जो आपका बीयू झांसी बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महल प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, एमजेपी आर्यू बरेली विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगी। दोस्तों, सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका जूलॉजी है, जो आप सब पढ़ते हैं, पेपर टाइटल आपका है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी यूनिट के प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यूनिट नंबर फर्स्ट के साथ, और आपका यूनिट फर्स्ट है जीन संशोधन के सिद्धांत। अगर हम देखें यहाँ पर जो प्रश्न है वो हिंदी में है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी कि जीन संशोधन के सिद्धांत। यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे और इसमें जो पहला प्रश्न आपका है वो है डीएनए क्लोनिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए डीएनए, बी है वेक्टर, सी है प्रोटीन अभिव्यक्त और डी दिया गया है आणविक कटर। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए अभिव्यक्त। डीएनए क्लोनिंग के दौरान प्रोटीन अभिव्यक्त में महत्वपूर्ण आवश्यकता, प्रोटीन अभिव्यक्त की महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी लगाएंगे आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि रूपांतरण शामिल नहीं है, रूपांतरण में से शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पुनर्संयोजन में रूपांतरण शामिल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि आनुवांशिक जोड़ तोड़ के लिए सबसे सामान्य जीव कौन सा माना जाता है। तो आनुवांशिक जोड़ तोड़ के लिए जो सबसे सामान्य जीव है उसको ई कोलाई बोलते हैं, इसलिए आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम चौथा प्रश्न, और चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण सदिश होने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इनमें से एक पूर्ण सदिश होने के लिए जो आवश्यक विशेषता नहीं है उसको बोलते हैं विषाणु जनित जीन। क्या बोलते हैं? विषाणु जनित जीन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आप लगाएंगे सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि डीएनए लाइगेज एक ही एंजाइम द्वारा डीएनए डालने के कटौती के अंत तक इको-आरआई द्वारा उत्पादित प्रतिबंध साइट समाप्त कर सकता है। ये कथन क्या सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि सुविधा के लिए कारक और डीएनए इंसर्ट को विभिन्न एंजाइम द्वारा काटा जा सकता है। तो बिल्कुल इनको काटा जा सकता है। ये काटा जाता जब डीएनए इंसर्ट को विभिन्न एंजाइम द्वारा काटा जाता जब इनके सुविधा के लिए कारक नहीं होते। तो ये असत्य कथन है, आप लगाएंगे असत्य कथन, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्लोनिंग कारक और प्राथमिक कारक के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो क्लोनिंग कारक और प्राथमिक कारक के बीच में जो अंतर है वो है प्रोमोटर की उपस्थिति का, ठीक है, प्रोमोटर की उपस्थिति का ये प्रमुख अंतर है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्त कारक का प्राथमिक उपयोग है। तो इनमें से प्राथमिक कारक का जो अभिव्यक्त कारक का प्राथमिक उपयोग है वो क्या है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटीन उत्पादन, ठीक है, प्रोटीन उत्पादन अभिव्यक्त कारक का प्राथमिक उपयोग है, इसलिए सी आंसर इसमें सही उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 9 आपका है जिसमें पूछा गया है कि ई कोलाई किस
आयन के प्रभाव से प्लाज्मिड ग्रहण करता है? तो ई कोलाई दोस्तों ई कोलाई कॉपर आयन के प्रभाव में प्लाज्मिड ग्रहण करता है, इसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आप सबसे निवेदन है। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि आपको जब भी क्लास मिले तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और 10वां नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हर प्रकार के ट्रांसफॉर्मेट की पहचान की जा सकती है। तो इनमें से दोस्तों वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ट्रांसफॉर्मेट की पहचान करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है वो है आपका सम्मिलित निष्क्रियता। सम्मिलित निष्क्रियता ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुनः संयोजक डीएनए द्वारा अणु निर्मित होता है। तो एक पुनः संयोजक द्वारा जो डीएनए निर्मित होता है वो विभिन्न जीवों से उत्पन्न होने वाले 2 या 2 से अधिक डीएनए टुकड़ों में शामिल होना। ऑप्शन डी लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों से जुड़ने से बनने वाले जीन को कहा जाता है। तो 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों से जुड़ने से बनने वाले जो जीन हैं उनको कहा जाता है काइमेरिक जीन। क्या बोलते हैं उसको? काइमेरिक जीन बोलते हैं। ठीक है, जब 2 अलग अलग स्रोत से यानी अलग अलग सोर्सों और डीएनए खंड जो डीएनए खंड है वो जुड़े तो उससे जो बनने वाला जीन है उसको काइमेरिक जीन बोलेंगे। इसीलिए ऑप्शन डी सही है 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर डीएनए ठीक है तकनीकी में डीएनए अणु को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो एंजाइम का उपयोग किया जाता है वो है प्रतिबद्ध एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध एंजाइम का उपयोग डीएनए तकनीकी में डीएनए अणु को काटने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है कि प्रतिबंधन एंजाइम्स को कहा जाता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम्स को जैविक कैंची के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जैविक कैंची। प्रतिबंधन एंजाइम को जैविक कैंची भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा और 15 नंबर प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण खोज जो आरडीएनए तकनीकी के विकास की ओर ले जाती है वह भी है। ठीक है, तो प्रतिबद्ध एंजाइम की खोज, सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है वो प्रतिबद्ध एंजाइम की खोज है जो आरडीएनए तकनीकी के विकास की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे यहाँ पर आप सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है और प्रश्न नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज पूछा गया है कि कब हुई थी। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? 1970 में नाथन आर्बर और स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण किसने कराया था? भाई देखिएगा, अब जब प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण पूछा जाएगा तो प्रथम आरडीएनए का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था पाल बर्ग के द्वारा। ठीक है, प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण किसने किया था? तो पाल बर्ग याद रखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज अगर पूछा जाए तो 1970 में नार्थन आर्बर और स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 18 है आपका डीएनए अणु में क्लोनिंग के लिए डाले गए जो जीन हैं उनको एकीकृत किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। डीएनए अणु जिनमें क्लोनिंग के लिए डाले गए जीन को एकीकृत किया जाता है उसको कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? याद रखेंगे दोस्तों, उसको बोलते हैं कारक, फैक्टर बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोन किए गए, आपका अगला प्रश्न है क्लोन किए जाने वाले डीएनए खंड को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्लोन किए जाने वाले डीएनए खंड को क्या बोलते हैं? डीएनए इंसर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए इंसर्ट। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है आरडीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें से सत्य कथन को आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ऑप्शन को समझेंगे, तभी सत्य कथन आपको यहाँ पर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि आरडीएनए तकनीकी का उपयोग विशिष्ट डीएनए अंशों की बड़ी संख्या में प्रतियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आरडीएनए तकनीकी का प्रयोग हम विशिष्ट डीएनए अंश की बड़ी संख्या में प्रतियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। दूसरा देखेंगे, इसमें है आरडीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग संबंधित जीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन की बड़ी मात्रा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल इसमें डीएनए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका है सी नंबर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग गुणसूत्रों के रुचि के जीन को एकीकृत करने के लिए किया जाता है, यह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। तो बिल्कुल यह भी कथन आपका सत्य है, इसीलिए लगाएंगे आप ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी नंबर ए सभी आपके कथन सत्य हैं आरडीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 21 आपका इसमें आ गया है। और 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आरडीएनए अणु का एक जीवाणु में पहला सफल रूपांतरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, आरडीएनए अणु का क्या पूछा गया है कि एक जीवाणु में पहला सफल रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? तो यह रूपांतरण बायर और कोहेने के द्वारा किया गया था मेरे दोस्त, इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन सी सही उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोहने और बोयर द्वारा उनके परिवर्तन प्रयोग के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड था। तो उनके परिवर्तन के लिए जो प्रयुक्त किया प्लाज्मिड था वो था PSC 101। ठीक है, PSC 101, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिका द्वारा आसपास के माध्यम से डीएनए अंशों के अधिग्रहण अंतःग्रहण की क्रिया विधि कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग को संदर्भित करता है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, जीन क्लोनिंग को संदर्भित करता है। पहला है ऑप्शन ए दिया गया है कि क्लोन किए जा रहे जीन की बड़ी संख्या में प्रतियों का उत्पादन। तो बिल्कुल जीन क्लोनिंग को जो संदर्भित करता है वो क्लोन किए जा रहे जीन की बड़ी संख्या में प्रतियों का उत्पादन, ये जीन क्लोनिंग को संदर्भित करता है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे आप यहाँ पर सही उत्तर। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन है कि पाल वर्ग के जीन स्प्लाइसिंग प्रयोग ने पहला आरडीएनए अणु बनाया जो है। तो ये जो पहला आरडीएनए अणु है ये आपका है दोस्तों SB40 कारक में शामिल एक लैम्डा फेज टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम प्रतिबद्ध एंजाइम किस जीव से पृथक किया गया था? तो प्रथम प्रतिबद्ध एंजाइम जो पृथक किया गया था वो किया गया था दोस्तों किससे? ध्यान रखेंगे कि एस्वेरिचिया कोलाई से। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक विशिष्ट स्थान पर विभाजित कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक विशिष्ट स्थान पर विभाजित कर सकते हैं, तो वो मान्यता यहाँ पर आपका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबद्ध एंजाइम के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई कि प्रतिबद्ध एंजाइम के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस को प्रतिबद्ध एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस, 29 नंबर प्रश्न है कि पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस अलग था और विशेषताएं थी। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद सेकंड। हिंद सेकंड जो है ये पहला प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियस अलग था और विशेषता थी। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है कि प्रतिबद्ध एंजाइम नामक एंजाइम
प्रतिबद्ध एंजाइम नामक एंजाइम के एक बड़े वर्ग से संबंधित है। तो एक बड़े वर्ग से संबंधित कौन है भैया, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिबद्ध एंजाइम नामक एंजाइम से एक बड़े वर्ग से जो संबंधित है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट उत्तर है। और 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि डीएनए में आधार युग्म अनुक्रम होते हैं जो समरूपता के केंद्रीय अक्ष के आगे या पीछे पढ़ने पर समान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 31 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, उनको पैलिंड्रोम बोलेंगे, पैलिंड्रोम। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि एंडोन्यूक्लियोज के उपचार के बाद बनने वाले डीएनए के टुकड़े को किस तकनीकी से अलग किया जाता है? तो इसको भैया किस तकनीकी से अलग करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से एंडोन्यूक्लियस के उपचार के बाद जो बनने वाले डीएनए के टुकड़े हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में कारक की संख्या सबसे अधिक है? भाई ये आपको बताना है कि किस जीव में कारक की संख्या सबसे अधिक है। तो ध्यान रखेंगे ई कोलाई में कारक की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, जो एक सरल कारक आकार के क्रम में जो एक सरल कारक है, कारक का उदाहरण है, एक सरल कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो एक सरल कारक का जो उदाहरण है वो है प्लाज्मिड। आप लगाएंगे सही उत्तर प्लाज्मिड पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन है कि बोलीवार और रोड्रिगेज के किस कारक का निर्माण किया? बोलीवार और रोड्रिगेज ने किस कारक का निर्माण किया था? तो ये आपको बताना है भैया। तो इन्होंने निर्माण किया था, किसका निर्माण किया था? PBr 322। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिजैविक प्रतिरोध PBr 322 में उपस्थित रहता है? तो इसमें जो उपस्थित रहता है वो है एम्पीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोध है जो कि PBr 322 में उपस्थित होता है, इसलिए आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए 36 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि आकार का PBr 322 है, तो PBr 322 का जो आकार है वो कितना है ये आपको बताना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे वो 10 KB, इनका 10 KB का आकार है, 10 KB। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने इकाई नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप प्रश्न थे उनको देख लिया है। अब हम सेकंड यूनिट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकंड जो आपकी है उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग। इसको बोलेंगे आप लोग एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। सभी लोग वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी रहेगी क्योंकि इसमें हम पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आपके यूनिट नंबर सेकंड में जो पहला प्रश्न है वो है पहला फसलीय पौधा जीनोम। क्या पूछा गया है ध्यान दीजिएगा, पहला फसलीय पौधा जीनोम अनुक्रमित। ठीक है, तो पहला फसलीय जो पौधा जीनोम अनुक्रमित हुआ था वो था चावल, इसलिए आंसर सी लगाएंगे आप सभी लोग सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर सेकंड जिसमें है कि यूरिया और फार्मामाइड कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया और फार्मामाइड कर सकते हैं। तो यूरिया और फार्मामाइड DNA के TM को कम कर सकते हैं, इसलिए बी आंसर इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि पहले ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन किया जाना चाहिए था। सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पर तंबाकू आपका सही ऑप्शन होगा, डी उत्तर सही हो रहा। ठीक है, पहले ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन जो किया जाना था वो तंबाकू का था, डी आंसर होगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और चौथा क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर के इस्तेमाल किए जाने वाले जो एक्सप्लांट्स हैं वो निम्न के लिए जा सकते हैं। तो किसके लिए जा सकते हैं भैया? ये जा सकते हैं आपके बड, रूट टिप, मॉडल स्टेज सेगमेंट, ये सभी आपके सही उत्तर हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न है कि एक निम्न ऑक्सीनी साइटोकिनिन अनुपात की ओर जाता है, तो ये किस ओर जाता है भैया? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सूट फॉर्मेशन, सूट फॉर्मेशन ऑक्सीनी साइटोकिनिन अनुपात की ओर जाता है। ऑप्शन ए लगाएंगे आप सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्लोनो का टुकड़ा इससे लिया गया था, तो क्लोनो का टुकड़ा आपको बताना है कि किससे लिया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये डीएनए पोल फर्स्ट से लिया गया था, डीएनए पोल फर्स्ट से क्लोनो का टुकड़ा लिया गया था। ऑप्शन ए लगाएंगे आप सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट के लॉन्च होने और रफ ड्राफ्ट होने के साथ जो पूरा होने का साल का अनुक्रम था वो क्या था? तो ये अनुक्रम जो था दोस्तों वो याद रखेंगे 1990 से लेकर के 2000, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड और एपिसोम के बीच का मुख्य अंतर बताइए, ठीक है। इसमें आपको इनके बीच का मुख्य अंतर बताना है, तो पहले हम सभी ऑप्शन को समझेंगे तभी आपको अंतर पता चलेगा। तो पहला, प्लाज्मिड गोलाकार, एपिसोड रैखिक है, तो क्या ये मुख्य अंतर है प्लाज्मिड और एपिसोम के बीच का? जी बिल्कुल नहीं। इसमें जो आपका होगा वो ये मेन कारक तो नहीं है, इनको हम छोड़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बी ऑप्शन को चेक कीजिएगा, और बी ऑप्शन दिया गया प्लाज्मिड एपिसोम गोलाकार है, प्लाज्मिड रैखिक है, ये भी इसका अंतर नहीं है। सी दिया गया प्लाज्मिड को मेजबान जीनोम में डाला जा सकता है, एपिसोड को नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे, एपिसोड को मेजबान जीनोम डाला जा सकता है, एपिसोड को मेजबान जीनोम में डाला जा सकता है परंतु प्लाज्मिड को नहीं, इसीलिए डी आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, और इसमें पूछा गया है RNASH पद्धति का अंतिम उत्पाद। तो इस पद्धति का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कुंद समाप्त dsDNA, कुंद समाप्त dsDNA, ठीक है। ऑप्शन ए लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जिसमें पूछा गया है कि लूप क्षेत्र एकल फंसे हुए हैं, किस एंजाइम का उपयोग करके इसको काटा जा सकता है? तो यहाँ पर हम एंजाइम का जो प्रयोग करेंगे वो S1 न्यूक्लियस का उपयोग करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि 5 रेस के मामले में दूसरा प्राइमर कौन सा है? तो इनमें दूसरा प्राइमर आपको बताना है। तो दूसरा प्राइमर जो है दोस्तों वो है एडेप्टर ओलिगो DT प्राइमर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है DNA अनुक्रमण द्वारा किया जाता है, तो DNA के अनुक्रमण द्वारा क्या किया जाता है? याद रखेंगे मैक्सिम गिलबर्ट विधि और सेंसर डॉक्सी विधि, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है DNA अनुक्रमण के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लगाएंगे सी सही उत्तर, ए और बी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, DNA स्ट्रेनिंग किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, DNA स्ट्रेनिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो DNA स्ट्रेनिंग जो किया जाता है वो फिलगेन धुंधला विधि से किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है एल्कालाइन फास्फेट का उपयोग करना है, ठीक है। एल्कालाइन फास्फेट का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? टर्मिनल फास्फेट को 3 अंत से हटा दें, ये भी इसमें भी किया जाता है, और टर्मिनल फास्फेट को 5 अंत से हटा दें, टर्मिनल फास्फेट को दोनों छोर से हटा दें। तो ये सभी उपयुक्त सभी आपके सभी सही उत्तर हैं। एल्कालाइन फास्फेट का उपयोग इन सभी में किया जाता है, डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए 5वां प्रश्न है, ट्रांसजेनिक तंबाकू पौधा जो RNA हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा विकसित किया गया था के संक्रमण के जो प्रतिरोधी थे वो कौन थे? तो इसके संक्रमण के जो प्रतिरोधी थे वो दोस्तों थे, आपको याद रखना होगा जो कवक है, कवक, ठीक है, कवक फुसेरियम, ये आपका इसमें सही उत्तर होगा। 15 नंबर का सी आंसर सही है। अगला है
16 नंबर क्वेश्चन की एससीपी का अर्थ क्या है। तो एससीपी का जो अर्थ होता है वो होता है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। ऑप्शन ए लगाएंगे आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न कि मानव आबादी का कितना प्रतिशत भूख और कुपोषण से पीड़ित है। तो मानव आबादी का प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, तो याद रखेंगे कि लगभग 25% लोग, मानव आबादी का 25% भूख और कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए सी आंसर लगाएंगे यहाँ पर सही उत्तर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अपशिष्ट जल पर उगाया जा सकता है। तो जो आपका इसमें शैवाल पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे स्पुरुलिना ये एक प्रकार का ऐसा शैवाल है जो अपशिष्ट जल पर उगाया जा सकता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा इसमें सही उत्तर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर स्पुरुलिना नहीं उग सकते। तो स्पुरुलिना किस पर नहीं उग सकते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो नहीं उगाए जा सकते हैं ये लावा पर ये नहीं उगाए जा सकते हैं, इसलिए डी आंसर इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु प्रजाति बायोमास उत्पादन की उच्च दर के लिए जानी जाती है। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मिथाइलोफिल सिमिथा इलोटोट्रोफस, ठीक है, मिथाइलोफिल समिथा इलाइट्रोफस ये एक प्रकार का ऐसा जीवाणु प्रजाति है जो बायोमास उत्पादन की उच्च दर के लिए जाना जाता है, इसलिए आंसर आप लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज से मांस आहार में बदलाव भी अनाज की अधिक मांग पैदा करती है। क्या ये सत्य कथन है या असत्य कथन है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सत्य कथन है। अनाज से मांस आहार में बदलने भी अनाज की अधिक मांग पैदा करती है। अगला है 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एससीपी का सबसे आम स्रोत है। सिंगल सेल प्रोटीन लिखा हुआ है, एससीपी का मतलब होता है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से एससीपी का सबसे आम स्रोत, तो एससीपी का जो सबसे आम स्रोत है वो हो जाएगा आपका एक कोशिकीय खमीर, ठीक है। एक कोशिकीय खमीर जो है ये एससीपी का सबसे आम स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है जिस पर एससीपी के लिए सूक्ष्मजीवों को उगाया जा सकता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ इनमें से अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है ये कार्बनिक पदार्थ, इनमें से कार्बनिक पदार्थ जिसमें अम्ल आ जाता है कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत, तो इस पर एससीपी के लिए सूक्ष्मजीव को नहीं उगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम प्रोटीन और उच्च वसा मानव भोजन के वांछनीय लक्षण बताइएगा, ठीक है। कम प्रोटीन और उच्च वसा मानव भोजन के वांछनीय लक्षण हैं, या क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रखेंगे ये असत्य कथन है, यहाँ पर बी ऑप्शन लगाएंगे सही उत्तर। कम प्रोटीन और उच्च वसा जो मानव भोजन के वांछनीय लक्षण नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम लगाएंगे बी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एससीपी का लाभ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एससीपी से लगभग 4 से 5 प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे आप सभी के, ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है कि इनमें से एससीपी का लाभ नहीं है। चलिए तो एससीपी का लाभ पूछा गया है। पहला यहाँ पर है कि प्रोटीन युक्त आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। प्रोटीन आहार युक्त आहार के रूप में एससीपी का हम उपयोग करते हैं। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है एससीपी। सी आपका है कि प्रोटीन की आपूर्ति में वृद्धि करता है, बिल्कुल ये तीनों आपके लाभ हैं। लेकिन यहाँ पर जल प्रदूषण को बढ़ाता है, एससीपी जल प्रदूषण को नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर डी आंसर आपके सही उत्तर हो जाएंगे, यही आपका लाभ एससीपी का लाभ नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें भैया 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कृषि में निम्नलिखित में से किसके लिए बायोसेंसर का उपयोग नहीं किया गया है। तो कृषि में बायोसेंसर का उपयोग नहीं किया गया है किसके लिए, तो यहाँ पर जहरीले यौगिक का पता लगाने के लिए हम बायोसेंसर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। बाकी
पौधों के पोषक तत्वों का पता लगाते हैं बायोसेंसर के उपयोग से, खाद का पता लगाते हैं, कीटनाशकों का पता लगाते हैं, लेकिन जो जहरीले यौगिक हैं उनका पता बायोसेंसर के माध्यम से नहीं चल पाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि बायोसेंसर का उपयोग खाद्य उपयोग उद्योग में किया जाता है। तो बायोसेंसर का उपयोग अगर हम खाद्य उद्योग में देखें तो खाद्य उद्योग में जो किया जाता है वो स्वाद का बोध करना होता है। ठीक है, बायोसेंसर का उपयोग खाद्य उद्योग में स्वाद का बोध करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन कि किसका उपयोग कर करके 0.15 मोल तक ग्लूकोज का स्तर पता लगाया जा सकता है। तो इसमें जो सही उत्तर होंगे दोस्तों हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज का उपयोग करके हम 0.15 मोल तक ग्लूकोज का स्तर पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जिसमें है मछली के मांस की ताजगी का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मछली की ताजगी का पता लगाने के लिए अगर हमें यहाँ पर देखें कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो सबसे पहले हम जान लें आवश्यकता किसकी है। तो इनमें आवश्यकता है ATPase की, एमिनो ऑक्सीडेज, और सी ऑप्शन दिया गया है जिसमें है कि प्यूटेस्काइन ऑक्सीडेज। इन तीनों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं होती है, वो है इनवर्टेज म्यूटारोटेज। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने यहाँ पर सेकंड यूनिट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे उनको हमने देख लिया। अब हम यूनिट नंबर 3 के MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो तीसरा यूनिट आपका है उसका नाम है DNA डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, इसमें हम महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे, यानी कि जो आपके चैप्टर का नाम है वो है DNA डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम आपको बता दें कि हमने लगभग 2 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। तीसरा यूनिट भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि संतान को अपने माता पिता के समान दिखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इस प्रवृत्ति को आनुवंशिकता कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो संतान है, जैसे आप सब हैं तो आप अपने माता पिता के समान दिख रहे हैं, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इस आनुवंशिकता इसका कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। मुझे आशा है आप सब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जल्दी से आप सब लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आनुवंशिकी का जो जनक है वो उनको मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे आप सभी लोग सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेंडल ने अपने प्रयोग को प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का पर शीर्ष प्रयोग करके 2 भाग पेपर में वर्णित किया है। पहला ऑप्शन है कि पौधों संस्करण पर प्रयोग, मटर संकरण पर प्रयोग। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पौधे संकरण पर प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर है। मेंडल ने अपने प्रयोग को प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर प्रयोग शीर्षक वाले 2 भाग के पेपर में वर्णित किया है, उसको कहते हैं पौधा संस्करण पर प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 है कि जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जीन के जो वैकल्पिक रूप हैं उनको एलील कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एलील। इसलिए डी आंसर लगा देंगे आप सभी सही उत्तर। 5वां प्रश्न बहुत ही कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात होता है, ये आपको बताना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात कितना होता है। तो जीनोटाइपिक जो अनुपात है वो होता है दोस्तों इसका 1.2.1। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 1:2:1। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात जो होता है याद रखेंगे 1:2:1। इसीलिए ऑप्शन ए लगा देंगे आप लोग सही उत्तर। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सत्र में ये पेपर पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और नेक्स्ट है कि माता पिता में
किसी एक को F1 का क्रॉसिंग कहा जाता है। तो F1 का क्रॉसिंग किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को, बैक क्रॉस। ठीक है, माता पिता में से किसी एक को F1 का क्रॉसिंग कहा जाता है, उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही। 7वां क्वेश्चन है कि पृथकीकरण के कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा जिसमें है कि पृथकीकरण का नियम जीन की शुद्धता का नियम है। तो बिल्कुल सही है कि ये कानून के पृथकीकरण के संबंध में सत्य कथन है। दूसरा है युग्मक जनन के दौरान युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होते हैं, कारकों का अलगाव इनमें कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 7वां का बी भी आपका इसमें पृथकीकरण के कानून के दौरान सही संबंध है। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के पृथकीकरण के कारण कारकों का अलगाव होता है। तो बिल्कुल यह भी पृथकीकरण के कानून के संबंध में सही कथन है, इसलिए हम लगा देंगे भाई उपरोक्त सभी, ये सभी सत्य कथन हैं। चलिए 8वां प्रश्न है और प्रश्न नंबर 8 को ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि किसी व्यक्ति की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका टेस्ट क्रॉस विधि से किसी व्यक्ति की होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और 9 नंबर प्रश्न है मेंडल के नियम का अपवाद। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। मेंडल के नियम का अपवाद यहाँ पर बताना है आपको। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लिंकेज। ठीक है, लिंकेज जो है ये मेंडल के नियम का अपवाद है, इसलिए बी आंसर लगाएंगे आप सभी लोग सही उत्तर। 10वां प्रश्न है कि आनुवांशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन पर एक फेनोटाइप प्रभाव उत्पन्न करती है वह है। तो वो दोस्तों क्या कहलाती है? उसको हम कहते हैं म्यूटन। क्या बोलते हैं? म्यूटन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। और 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे जिसमें है कि मेंडल के निष्कर्षों की पुनः खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे मेंडल के निष्कर्षों की जो पुनः खोज की गई थी वो खोज की गई थी किसके द्वारा? पहला तो आप देखेंगे इनमें हो जाएगा कोरेस के द्वारा। ठीक है, कोरेस आपका हो जाएगा, डी ब्रिज और टेक्सामार्क, ये सभी आप लगाएंगे। मेंडल के निष्कर्षों को पुनः खोज के द्वारा जो बनाई गई थी ये सभी, ऑप्शन डी आप लगाएंगे सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे जिसमें है प्रभुत्व का नियम भी कहते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा प्रभुत्व का नियम किसे बोलते हैं? तो पहली जो पीढ़ी है उसको एक रूपता का नियम, ठीक है, यही आपका प्रभुत्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए लगाएंगे 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 13 नंबर क्वेश्चन है एलील्स हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एलील्स हैं तो जीन के वैकल्पिक रूप, एलील को क्या बोलते हैं? जीन के वैकल्पिक रूप को एलील बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों कि एक जीन की गतिविधि गैर एलीलिक जीन की गतिविधि से दब जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस बोलते हैं। ऑप्शन सी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो ध्यान रखेंगे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं उनको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसीव्स डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? ये आपका सन पूछा गया है कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन किस सन में की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1665 में सेल की खोज की गई थी। और सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए ऑप्शन ए लगाएंगे इसमें आप लोग सही उत्तर आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7वां प्रश्न है आबादी में घातक उत्परिवर्तन की एक छोटी मात्रा हमेशा निम्न कारण से मौजूद रहती है। तो इनमें से किस कारण से मौजूद होती है? तो उत्परिवर्तन चयन संतुलन। ऑप्शन डी आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न यहाँ पर है कि ज्यामितीय उपकरण जो नर और मादा युग्मकों के सभी संभावित संयोजनों का पता लगाने में मदद करता है, इसे कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों पुन नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुन नेटवर्क। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। और 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पद विपरीत वर्णों के युग्म का प्रतिनिधित्व करता है?
तो इनमें से वर्ण की बात की गई है, तो इनमें से ध्यान रखेंगे कि एलेलोमॉर्फस जो है ये विपरीत वर्णों के युग्म का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि जीन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जीन शब्द जो प्रतिपादित किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन जिसमें है पॉइंट म्यूटेशन शामिल करता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि पॉइंट जो म्यूटेशन है वो शामिल करता है। तो पॉइंट म्यूटेशन शामिल करता है सिंगल बेस पेयर में बदलना। सिंगल बेस पेयर में बदलना ये पॉइंट म्यूटेशन शामिल करता है, इसलिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है कि संक्रमण प्रकार का जीन उत्परिवर्तन कब होता है। तो संक्रमण प्रकार के जीन की बात की गई है, तो याद रखेंगे एटी को जीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। संक्रमण प्रकार के जीन जो उत्परिवर्तित किया जाता है तो जब एटी को जीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि जीन उत्परिवर्तन के समय होता है। जीन उत्परिवर्तन के समय होता है, तो जीन उत्परिवर्तन के समय डीएनए की प्रतिकृति होती है। क्या होती है भैया, डीएनए की प्रतिकृति। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन कारण बनता है। तो एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन का जो कारण बनता है उसको विलोपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलोपन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया गया था। तो इनमें उत्परिवर्तन के द्वारा किसको विकसित किया गया था, तो चावल की रीमी किस्म को उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनकारी विकिरण नहीं है। तो इनमें से आयनकारी विकिरण की खोज करनी है, तो यूवी किरणें जो हैं ये आयनकारी विकिरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप लोग सभी उत्तर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा गया है आपसे कि इस अध्ययन में रोग की बहुभिन्न रूपी विश्लेषण में खराब पुनरावृत्ति मुक्त उत्तरजीवित से एक जुड़ा एकमात्र कारक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन में दिया गया कि इस अध्ययन में रोग की बहुभिन्न रूपी विश्लेषण में खराब पुनरावृत्ति मुक्त उत्तरजीविता से जुड़ा एकमात्र कारक है। तो इनमें से जो एकमात्र कारक है वो है परमाणु बहुरूपता। यहाँ पर आंसर नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से चालक परिवर्तन हैं। तो इनमें सभी चालक के नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन उत्परिवर्तन है। तो उत्परिवर्तन जो है वो हो जाएगा आपका सी किट और डी OG फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि GIST केस से संबंधित असत्य कथन। यहाँ पर असत्य कथन की व्याख्या आपको करनी है। तो असत्य कथन को हम तब देख पाएंगे जब आपको सभी ऑप्शन के बारे में पता हो, इसके अबाउट पता हो। पहला जंगली प्रकार के GIST सी किट और PDGFR अल्फा ये नकारात्मक है, तो ये क्या है, सत्य कथन है। इनमें असत्य कथन हो जाएगा आपका GIST हमेशा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूल के होते हैं, तो ये बिल्कुल यही सत्य कथन है। बाकी सभी कथन इसमें सही होंगे। सी आपका बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GIST में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान किस कारक सभी को छोड़कर हैं। GIST में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान कारक सभी को छोड़कर हैं। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें सभी जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन से हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, लिम्फ नोड भागीदारी। ठीक है, इनमें से लिम्फ नोड भागीदारी आपका सही उत्तर होगा। यानी कि GST में सबसे महत्वपूर्ण पूर्वानुमान कारक जो है वो लिम्फ नोड भागीदारी है। ठीक है,
सभी को छोड़कर है तो लिम्फ नोड भागीदारी होगा। बाकी इसमें ट्यूमर का आकार, साइट, माइटोटैक्सिस इंडेक्स ये नहीं होगा। डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। चलिए दोस्तों, हमने तीसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट के प्रश्नों को देख लिया। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 यानी कि जो आपका चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट आपका प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके घटक। इसमें हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को आगे देखेंगे। तो सभी लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करेंगे आपके पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन शामिल है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा जीवन भर के दौरान प्राप्त होती है? तो जीवन भर के दौरान कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है आपको बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये जीवन भर के दौरान प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी संख्या 5 है। ये 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका है। और चौथा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल है? तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा में जो शामिल है वो है आपका टी कोशिकाएं यानी टी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन बी सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें है हेपेटाइटिस का उदाहरण। हेपेटाइटिस का उदाहरण इसमें से पूछा गया है कि कौन सा है? तो याद रखेंगे हेपेटाइटिस का जो उदाहरण है वो है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट वैक्सीन ये हेपेटाइटिस का उदाहरण है, इसलिए बी आंसर आप लगाएंगे सही उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें 7वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्यों के आईजीएम के बारे में सत्य है? आईजीएम के बारे में इनमें से बताया गया था, कौन सा सत्य है? तो पहले हम देखेंगे, पहला ऑप्शन ए दिया गया है आईजीएम प्लेसेंटा को पार कर सकता है। तो बिल्कुल नहीं, आईजीएम जो है प्लेसेंटा को नहीं पार करता है। दूसरा है आईजीएम म्यूकोसल सतह की रक्षा करता है, ये भी इसमें नहीं होगा। आईजीएम उच्च आत्मीयता प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, ये भी इसमें नहीं है। आपका डी आंसर सही होगा। आईजीएम मुख्य रूप से परिसंचरण में प्रतिबंधित है, यही ऑप्शन आपका सही है, यानी कि डी आंसर सही है 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न नंबर 8 है इंटरफेरान है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इंटरफेरान इनमें से कौन सा है? तो इंटरफेरान में आपका हो जाएगा साइटोकिन बाधाएं। ठीक है, साइटोकिन बाधाएं ये इंटरफेरान है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया था कि प्रतिरक्षा प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका फेगोसाइटोसिस नहीं करती है? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोफैग, न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल या बेसोफिल्स। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएंगे 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बेसोफिल्स। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बेसोफिल कोशिका फेगोसाइटोसिस नहीं करती है, तो डी आप लगाएंगे सही उत्तर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर आपका आ चुका है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोसाइट्स किस प्रकार के फेगोसाइटिक कोशिका में अंतर करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है न्यूट्रोफिल, बी ऑप्शन है कि बी कोशिका या फिर माइक्रोफेज या टी कोशिका। तो करेक्ट उत्तर इनमें से आपका हो जाएगा सी यानी माइक्रोफेज। मोनोसाइट्स जो है ये माइक्रोफेज प्रकार की फेगोसाइटिक कोशिकाओं में अंतर करते हैं, यानी सी आंसर लगा दीजिएगा इसमें सही उत्तर। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट लक्षित प्रतिक्रियाएं एक संक्रामक एजेंट के जवाब में रक्षा की तीसरी पंक्ति और किसका गठन करती है? तो दोस्तों ये गठन करती है
पहला तो हो जाएगा रक्षा की तीसरी पंक्ति का गठन, अनुकूली प्रतिरक्षा, प्राप्त प्रतिरक्षा। तो ये सभी लगाएंगे आप सभी लोग उत्तर, डी उत्तर इसमें सही होगा, यानी ये तीनों इसी के अंतर्गत आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषताओं में शामिल है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुकूली प्रतिरक्षा में जो शामिल है वो पहला तो हो जाएगा विशिष्टता, दूसरा है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, और सी है गैर आत्म अणुओं से स्वयं की देखभाल। ये सभी अनुकूली प्रतिरक्षा की विशेषता हैं, इसलिए आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, जिसमें है कि अनुकूली प्रतिरक्षा में, क्वेश्चन नंबर 13, अनुकूली प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं शामिल हैं। तो अनुकूली प्रतिरक्षा में जो शामिल है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शामिल है बी कोशिका और टी कोशिका। अनुकूली प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं शामिल है, तो बी कोशिका और टी कोशिका शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि टी कोशिका मध्यस्थ करती है। तो टी कोशिका जो मध्यस्थ करती है वो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 15वां क्वेश्चन है कि टी कोशिका से बी कोशिकाओं का अनुपात कितना है। तो इसका अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, ध्यान रखेंगे। टी कोशिका से बी कोशिका का जो अनुपात है वो 3:1 है, इसलिए ऑप्शन ए लगाएंगे आप लोग यहाँ पर सही उत्तर। 15 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी की मध्यस्थता वाली ह्यूमोरल प्रतिरक्षा की मध्यस्थता। तो इनमें जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा बी कोशिका, ठीक है। एंटीबॉडी की मध्यस्थता वाली ह्यूमोरल प्रतिरक्षा की मध्यस्थता बी कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो टी कोशिका और बी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा से होती है। कहाँ से होती है? अस्थि मज्जा से, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे आप सभी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा, सांप काटने पर विषरोधक का इंजेक्शन इसका एक उदाहरण है, ठीक है। पहला सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा और फेगोसाइटिक प्रतिरक्षा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें हो जाएगा गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा। सांप के काटने पर विषरोधक का इंजेक्शन ये गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि अनुकूली प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अनुकूली प्रतिरक्षा के संबंध में दोस्तों इनमें से जो सत्य कथन है, सत्य कथन आपको यहाँ पर ढूंढना था, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंटीजन से पूर्व संपर्क अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि सक्रिय प्रतिरक्षा शामिल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से जो सक्रिय प्रतिरक्षा है वो शामिल है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो शामिल है वो पहला तो विदेशी एंटीजन के साथ संपर्क, दूसरा है इम्यूनोलॉजी मेमोरी और धीमी प्राथमिक प्रतिक्रिया, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगी सक्रिय प्रतिरक्षा में, इसलिए आप लोग लगाएंगे ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड हिजी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें आपका प्रोलिन और सिस्टीन जो ये एक प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो हिजी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। कौन सा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा से गुजर सकता है। तो प्लेसेंटा से गुजरने वाला जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है वो IgG है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबिन के उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें एक पेंटामेरिक संरचना है। तो पेंटामेरिक संरचना जो होता है वो IgM में होता है, इसलिए डी उत्तर लगाएंगे आप सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बाहरी स्त्राव में मौजूद होता है। तो बाहरी स्त्राव में जो मौजूद होता है वो होता है आपका IgA ये बाहरी स्त्राव में मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इम्यूनोग्लोबिन के उस वर्ग का नाम बताइए जो अति संवेदनशीलता में भाग लेता है। तो अति संवेदनशीलता में जो भाग लेने वाला इम्यूनोग्लोबिन है का वर्ग है वो है IgE, इसलिए बी आंसर यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेजर हिस्टोकैपिटल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ एक टाइट समूह है। तो एक टाइट समूह जिसका नाम है जीन, ठीक है, ये जीन आपका इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, जिनमें है कि मानव में MHC का क्या नाम है। मानव में MHC का
नाम पूछा गया है, तो इसका जो नाम है वो है HLA। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही प्रजाति के सभी व्यक्तियों में MHC का एक ही एलील होता है, ये कथन क्या सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रखेंगे ये असत्य कथन है, एक ही प्रकार के एलील नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीपेप्टाइड कोशिका झिल्ली पर MHC फर्स्ट की अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए जो अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है वो है आपका β2 माइक्रोग्लोबिन। ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रोजेक्टिंग कोशिका में कौन से हैं? ठीक है, तो इनमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। उस कोशिका का नाम बताइए जो MCH अणु की उपस्थिति में एंटीजन प्राप्त करता है। पहले ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें है NK कोशिका। क्या ये NK कोशिका ये एंटीजन MCH अणु में उपस्थित एंटीजन प्राप्त करता है? जी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें T सेल होगा, T कोशिका, यानी T कोशिका आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 32 है, जिसमें पूछा गया है कि MHC के उस वर्ग का नाम बताइए जो CD फर्स्ट TH कोशिका को मान्यता नहीं दे सकता। तो इनमें से 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी MHC सेकंड। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा MHC अणु CD8TC कोशिकाओं को पहचानता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MHC फर्स्ट। ओके, चलिए क्लियर रहती चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया दोस्तों कि संसाधित प्रतिजन के उस भाग का नाम बताइए जो MHC अणु में बांधता है और बताता है। ठीक है, तो इसमें पहला है इम्यूनोग्लोबिन, दूसरा अगर हम देखें तो दिया गया है एग्रीटेप। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा एग्रीटेप। ठीक है, संसाधित प्रतिजन के उस भाग का नाम जो है वो एग्रीटेप है, जो MHC अणु को बांधता है और बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुपर रेटिंग के बारे में गलत है? सुपर रेटिंग के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वभाव से अंतर्जात। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमोरल प्रतिरक्षा मध्यस्थ है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। ह्यूमोरल प्रतिरक्षा मध्यस्थ है, तो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा मध्यस्थ है किसमें? बी सेल में, बी कोशिकाएं में। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कहा जाता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कहा जाता है, तो इसमें आप लगाएंगे एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी बोलते हैं। चलिए, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बी सेल की सतह पर रिसेप्टर होता है जो अंदर होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, बी सेल की सतह पर जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका मोनोमेरिक IgM होता है। क्या होता है? मोनोमेरिक IgM। इसलिए 38 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन द्वारा सक्रियण पर एक कोशिका। तो एंटीजन द्वारा सक्रियण पर जो एक कोशिका है वो है क्लोनल के चैन के बाद क्लोनल चैन। इसलिए 39 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बी कोशिकाएं अलग होकर बनाती हैं। तो जब बी कोशिकाएं को अलग कर दिया जाता है तो ये अलग होकर क्या बनाती हैं? प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी बी कोशिका बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी बी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा के संबंध में गलत है? प्लाज्मा के संबंध में गलत कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, सभी प्लाज्मा कोशिकाएं प्रभावीकारी कोशिकाएं हैं। बिल्कुल ये सत्य कथन है। प्लाज्मा के बारे में पूछा क्या गया? असत्य पूछा गया है। दूसरा है, प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी का स्राव करती हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सत्य कथन है। तीसरा है, प्लाज्मा कोशिका का अग्रदूत बी कोशिका है। सत्य कथन है, तीनों सत्य कथन है। लेकिन अगर हम चौथे क्वेश्चन को देखें तो चौथा ऑप्शन दिया गया प्लाज्मा कोशिका जिसमें सतह रिसेप्टर होते हैं, यही ये प्लाज्मा के बारे में असत्य कथन है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, यहाँ पर आपका डी आंसर सही उत्तर है 41 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है कि बी कोशिकाओं की उत्पत्ति और परिपक्वता होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि बी कोशिकाओं की उत्पत्ति और परिपक्वता जो होती है वो अस्थिमज्जा होती है। अस्थिमज्जा आपका सही ऑप्शन है, सी उत्तर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें मेमोरी बी कोशिकाएं का कार्य। तो मेमोरी बी कोशिका का कार्य जो है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है। क्या होता है, मेमोरी बी कोशिका का कार्य इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर जिसमें आमतौर पर एक रोगजनक के खिलाफ उत्पादित एंटीबॉडी होता है। तो आमतौर पर एक रोगजनक के खिलाफ जो उत्पादित एंटीबॉडी होता है वो पॉलीक्लोनल होता है। क्या होता है, पॉलीक्लोनल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं। दोस्तों प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा जो निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं उनको कहा जाता है विशिष्ट। दूसरा है बी सेल सक्रियण को ट्रिगर करने वाले एपिटोप के खिलाफ उत्पादित किया। यानी ए और बी दोनों यहाँ पर आपके सही उत्तर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि एंटीबॉडीज द्वारा एंटीजन को साफ करते हैं। तो एंटीबॉडीज द्वारा एंटीजन को जो साफ करते हैं उनमें पहला तो आपका हो जाएगा, पहला इसमें हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन या फिर ये सभी। तो इनमें आपका हो जाएगा भाई ये सभी आएंगे। प्रिंसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी टफ वर्ड है दोस्तों पढ़ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें डी आंसर लगाएंगे, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 एंटीबॉडीज़ हैं, पूछा गया है एंटीबॉडीज़ हैं। तो एंटीबॉडीज इनमें से कौन सा है, OP9। OP9 जो है एक प्रकार का एंटीबॉडीज है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे इसमें सही उत्तर। और 48 नंबर क्वेश्चन, कोई भी पदार्थ जो एंटीजन के फेगोसाइटोसिस को उससे बांधकर बढ़ावा देता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, याद रखेंगे, इसको बोला जाता है OP9। क्या बोलते हैं, OP9। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है कि प्रतिजन के साथ उनकी बातचीत के जवाब में कोशिकाओं के चयनात्मक प्रसार की घटना को क्या कहते हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें है क्लोनल विस्तार, मोनोक्लोनल सिलेक्शन या क्लोनल प्रोलिफर या क्लोनल चयन। तो आप लगाएंगे 49 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोनल चयन आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किसके अनुसार यह सिद्धांत प्रत्येक प्रतिजन के अद्वितीय है। एक विशिष्ट रिसेप्टर के लिए प्रतिजन बंधन उस विशिष्ट प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी प्रक्रिया को रोकता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं भैया चयनात्मक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, चयनात्मक सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन लगाएंगे ए इसका करेक्ट उत्तर। चलिए तो हमने यहाँ पर आज यूनिट नंबर 4 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न थे उनको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में यानी कल की क्लास में हम लाएंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम देखेंगे यूनिट नंबर आपके 5, 6, 7 और 8 यानी कि 4 यूनिट के जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको 50 क्वेश्चंस का देने जा रहा हूँ एक मॉडल पेपर जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आज की ही क्लास में मैं कराने का कार्य करूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले इसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके, और इसका PDF अगर आपको चाहिए भाई, PDF के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर वहाँ से नहीं ओपन हो रहा है तो टेलीग्राम यूज करते हैं, उसके सर्च बार में जाइए SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए जैसे आंसर की आपको चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है 9984947535। इस पर आपको अपना व्हाट्सअप कर देना है पेपर, ताकि आपको सोल्यूशन पेपर जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।